लो एस्पिरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पिट्स इंडिया एक्ट की बात करी थी। इस वीडियो में हम एक्ट ऑफ 1786 की बात करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 3 एक्ट्स करवाऊंगे बेटा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक्ट ऑफ 1786। देखिए, अभी आपको पता था कि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2 डिमांड्स रखी ब्रिटिशर्स के सामने, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने 2 डिमांड्स रखी। क्या? फर्स्ट थी कि इसके पास जो इसको ये पावर दी जाए कि जो काउंसिल मेंबर हैं उन्होंने जो भी डिसीजन दिया है ये उसको ओवरराइड कर सके। क्लियर? एंड सेकंड थी कि उसको कमांडर इन चीफ बनाया जाए, ठीक है। इन दोनों डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक्ट ऑफ 1786 आया। क्लियर? चलिए, 1786 के बाद चार्टर एक्ट आया। अब हम यहां से चार्टर एक्ट पढ़ेंगे जो हर बार 20 इयर्स के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर एक्ट 1793 आया, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आएगा, देन 33 आएगा, देन 53 आएगा, ठीक है। चलिए हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 की बात करते हैं तो उसके फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो पावर सबसे पहले जो कॉर्नवालिस को दी गई थी, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, अब ये पावर जो क्या पावर थी कि वो काउंसिल मेंबर्स के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे। अब ये पावर जितने भी गवर्नर थे प्रेसिडेंसीज के, चाहे वो बॉम्बे थी चाहे मद्रास थी, इन दोनों को भी अलॉट कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो गवर्नर जनरल था उसको मोर पावर्स दी गई थी। किस चीज के लिए? कि जो उनकी जो आपके सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थी बॉम्बे और मद्रास की, उनसे ज्यादा, कहने का मतलब क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज्यादा पावर्स होंगी देन गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। प्लस जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें क्या क्या कह रहे हैं ये कि जो कंपनी के लिए ट्रेड की जो मोनोपोली थी वो 20 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई। मोनोपोली क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई एक शॉप खोलनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको परमिशन दी जाए कि सिर्फ आप खोल सकते हैं यहाँ पे शॉप, आप कोई शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और शॉप स्टार्ट नहीं कर सकता। ये आपका राइट है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। इसको हम कहते हैं मोनोपोली, ठीक है। और कंपनी को 20 इयर्स के लिए ये मोनोपोली मिल गई थी कि वो इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये कमांडर इन चीफ बनाए गए थे ना लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये ऐसा नहीं था कि ये सारे ही कमांडर इन चीफ के लिए था, ऐसा नहीं था। ये वो सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए था, और इसके बाद जो नेक्स्ट कमांडर इन चीफ बनेंगे वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो डिसाइड करेगी, ठीक है। आगे देखिए, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। कहने का मतलब क्या है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और उसके जो स्टाफ मेंबर्स थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे, उन सभी को जो इंडिया से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहां से पेमेंट मिलेगी। आप एक चीज याद रखिएगा कि जो ये उनको पेमेंट दी जा रही थी ये इतनी कम नहीं थी, उनको ढेर सारी प्रिविलेजेस, ठीक है, और ढेर ढेर सारी सुविधाएं दी गई थी जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। और ये पूरी की पूरी जो सुविधाएं उनको दी जा रही हैं वो कहाँ से डायरेक्टली दी जाएंगी? जो इंडिया से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहां से। क्लियर? नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए, अभी तक हमने यहाँ क्या क्या देखा कि कॉर्नवालिस के पास जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उनके पास ज्यादा पावर्स हैं। ये सबऑर्डिनेट होंगे जो गवर्नर ऑफ बंगाल, ये मद्रास और बॉम्बे के थे। 20 इयर्स के लिए मोनोपोली थी, ठीक है। और आपकी जो पेमेंट थी उनकी वो कहाँ से आएगी? इंडियन रेवेन्यू से आएगी। अब इसमें चार्टर एक्ट ऑफ 1830 में क्या किया गया? देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की उसको अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन जो टी और ट्रेड विद चाइना, सिर्फ ये 2 चीजें थी जिसके लिए अभी भी कंपनी के पास मोनोपोली थी। चीजें समझिए। देखिए, जब आप किसी एक एरिया से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे
और वहां से ट्रेड करने पे आप एक अच्छी खासी लाइफ जियोगे। तो जो इनहेबिटेंट है उस कंट्री के, जैसे इंग्लैंड के इनहेबिटेंट्स की बात करें, जाहिर सी बात है वो इस चीज को ऑब्जेक्ट करेंगे, और जब ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन होगा तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ये कहती है, ब्रिटिश क्राउन ये कहता है कि अच्छा ठीक है, हम जो कंपनी की मोनोपोली है इसको एबॉलिश करते हैं, लेकिन हाँ चाइना के साथ ट्रेड करना और टी को लेके ट्रेड करना, ये दोनों मोनोपोली तो हम अभी भी कंपनी को ही देंगे, ठीक है। प्लस इट asserted the sovereignty of British Crown over the company's territory in India। कहने का मतलब क्या है, जहां जहां कंपनी की टेरिटरी थी उसके ऊपर सोवरेनिटी किसकी होगी, ब्रिटिश क्राउन की होगी। देन नेक्स्ट, इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था कि वो इंडिया में सेटअप बनाए और इंडिया के अंदर मिशनरीज को ओपन करके पीपल्स को, इंडिया के जो इनहेबिटेंट्स हैं, आप उनको इनलाइटेंड कर सकते हैं। देन ब्रिटिश लैंग्वेज, ठीक है, इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। जो नॉर्मल इनहेबिटेंट्स थे इंडिया के, उनको वेस्टर्न एजुकेशन देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, उन्होंने स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। आगे जाके देखोगे बेटा, यही जो चीजें थी उनकी, ये जो वेस्टर्न एजुकेशन को ना इंट्रोड्यूस करते हो, शायद 1857 के रिवोल्ट का एक रीजन ये ना रहता। वेल आगे चलते हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में। देखिए, it authorized the local government in India to impose the taxes on the prison। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स इंपोज कर रहे थे, अब जो लोकल गवर्नमेंट्स थी वहां पे उनको भी अलाउ कर दिया गया कि आप जो लोकल प्रिजनर्स हैं या प्रिजन्स हैं वहां के, उनके ऊपर आप टैक्स लेवी कर सकते हो, इंपोज कर सकते हो। अगर वो टैक्स नहीं पे करते हैं तो आप उनको पनिशमेंट भी दे सकते हो। ये सारी चीजें कही गई थी चार्टर एक्ट ऑफ 13 में, ठीक है। व्हाट वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। I hope you are liking this video. Still, if you face any doubt, write down in comment section. I am definitely going to answer your doubts. Thank you. Have a nice day.